आचार्य देवव्रत जी, मंच पर उपस्थित हमारे जनप्रिय उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, विधान परिषद के सभापति श्री राम शिंदे जी, इस बहुत ही सुंदर पुस्तक के लेखक श्री ब्रजेश देसाई जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे साथी मंत्रीगण, मुंबई और महाराष्ट्र के समाज के विविध क्षेत्रों में काम करने वाले बहुत ही अभिजन ऐसे सम्मानित नागरिकगण, अधिकारीगण और उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, मैं श्री ब्रजेश देसाई इनका बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं, उनको बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने एक बहुत अच्छी पुस्तक मोदीज मिशन ये हम सभी को समर्पित की है। और ये पुस्तक अन्य पुस्तकों से अलग क्यों है? Why it is different from the other books which are written on Prime Minister Modi? Not just because it is written by an accomplished author, but the accomplished author is accomplished lawyer and also accomplished journalist. Now this is a very deadly combination, because normally journalists don't write good about people. They have a habit to criticize. And lawyers, and at least the accomplished lawyers, do not speak without authority or without evidence. So when an accomplished lawyer and accomplished journalist has become the author of this book, it has to be different from the other books which are written on Prime Minister Modi. मैं पूरी किताब पढ़ नहीं पाया, लेकिन कुछ चीजों को मैंने किताब में पढ़ा है और विशेष रूप से स्वयं लेखक महोदय ने और हमारे सोहेल सेठ जी ने जिसका उल्लेख किया है, मैं उसको बिल्कुल वर्बैटम पढ़ना चाहूंगा। और मैं ऐसा मानता हूं कि निश्चित रूप से ये जो बात आपने कही है ये बिल्कुल यथार्थ है। इट इज अ फैलेसी टू थिंक दैट मोदी इज जस्ट अनदर पॉलिटिशियन। इन द हिस्ट्री of every great nation and in every century or so, a leader is born with a mission. His primary task is to raise the collective consciousness of the people. It was Gandhi in 20th century and it is Modi in 21st. मुझे लगता है कि ये जो एक वाक्य है ये इस पूरी पुस्तक का जो एक सार है, सारांश है, वो हमारे सामने लाता है। और बहुत सुंदर तरीके से देसाई जी ने मोदी जी के हर पहलू को इस पुस्तक में समाहित करने का प्रयास किया है। और जैसा उन्होंने कहा कि ये कोई जीवनी नहीं है, कोई ऑटोबायोग्राफी नहीं है, उन्होंने यह प्रयास किया है कि एक व्यक्ति कैसे तैयार होता है, उसकी वैल्यूज कैसे तैयार होती है, उसका कॉन्शियसनेस कैसा तैयार होता है, यह हर चीज को उन्होंने सामने लाया है। और मोदी जी का बचपन 9 साल की उम्र में पेट में भूख है लेकिन फिर भी एक रोटी कम खाऊंगा
क्योंकि मुझे पता है कि मेरी माताजी किस प्रकार से बचा हुआ खाना खाती है और किस प्रकार से मेरा परिवार ये पलता है, इस बात को 9 साल की उम्र में समझना, ये एक, मैं ऐसा मानता हूं कि अलग प्रकार का कॉन्शियसनेस है। और उसके बाद एक मिशन के लिए अपनी जिंदगी है, इस बात को समझना और किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह उनके सामने भी मिशन के विकल्प थे, जिन विकल्पों में उन्होंने प्रयास किया। वे रामकृष्ण मिशन गए, उसके बाद हिमालय तक गए और अलग अलग प्रकार से उन्होंने लाइफ के मिशन को ढूंढने का प्रयास किया। और वो करते हुए उन्हें यह लगा कि मुझे सेवा करनी है तो मैं संन्यास से सेवा नहीं कर सकता, मैं संन्यस्त रहकर सेवा कर सकता हूं। और इसीलिए उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्णकालीन प्रचारक के रूप में देश में राष्ट्र भावना की जागृति हो, देश के हर क्षेत्र में राष्ट्रीय भावना से प्रेरित इस प्रकार की समाज का निर्माण हो, इस विचार को लेकर अपना कार्य शुरू किया। और हम सभी ने देखा कि किस प्रकार से वे राजनीति में आए। उसके बाद कभी किसी को लगा नहीं था कि राजनीति में वो कभी इलेक्टेड इस प्रकार की चुनावी राजनीति में जाएंगे, मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने। इस हर चीज को इस पुस्तक में बहुत अच्छे तरीके से रखने का प्रयास वर्गीस जी ने यहां पर किया है। और विशेष रूप से जो आइडियोलॉजिकल इश्यूज थे, उन इश्यूज को किस प्रकार से मोदी जी ने एड्रेस किया, क्योंकि वो केवल आइडियोलॉजिकल इश्यूज नहीं थे। किसी भी राष्ट्र की जो चेतना होती है, वो चेतना कुछ मूल आधारों पर टिकी हुई होती है। उस चेतना की एक मूलगामी आधारशिला भी होती है। उस आधारशिला को डिफाइन करने वाले, उसकी व्याख्या करने वाले इस प्रकार के जो विषय थे, चाहे वो 370 का विषय हो, चाहे वो राम मंदिर का विषय हो, चाहे हम लोगों ने जो अलग अलग प्रकार के लेजिस्लेशंस देखे जिसमें नागरिकता अधिनियम हो, ट्रिपल तलाक जैसा अधिनियम हो, इस हरेक के पीछे एक बहुत बड़ा कॉन्शियसनेस था, उसके पीछे एक बहुत बड़ी चेतना थी। उस चेतना को भी इस किताब के माध्यम से हमारे बीच लाने का प्रयास हमारे देसाई जी ने किया है। और साथ साथ क्रिटिक्स किस प्रकार से मोदी जी को क्रिटिसाइज करते गए और मोदी जी उनकी ओर देखे बिना, अनडिटर्ड, किसी भी प्रकार से उसका असर अपने ऊपर न होने देते हुए अपने कार्य को संपन्न करते गए। यह भी हम सबने देखा है और उसी को हमारे सामने लाने का प्रयास किया। और यह करते हुए इंस्टीट्यूशंस को कैसे मोदी जी ने बिल्ड किया। और यहां पर वर्गीस जी का एज ए लॉयर एक पॉइंट ऑफ व्यू आता है कि जिसमें उन्होंने जस्टिस एंड जस्टिसेस इस प्रकार का एक जो चैप्टर लिखा है, इसमें अलग अलग समय पर किस प्रकार से अलग अलग देश के नेताओं ने हमारी जुडिशियरी के साथ कैसे संबंध रखे, किस प्रकार का कभी तनाव आया, कभी कैसे बुलडोज किया गया और कैसे
मोदी जी ने बहुत ही अच्छी तरीके से एक संस्था के रूप में, एक इंस्टीट्यूशन के रूप में जुडिशियरी के फैसलों को आदर भी दिया, सम्मान भी दिया और एक बहुत ही कोऑर्डिनेशन के साथ देश के बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर जुडिशियरी से फैसले भी जो देश के हक में हुए, उसमें उनकी जो भूमिका थी, इसको भी हमारे सामने लाने का प्रयास किया है। और इसमें विशेष रूप से यह चैप्टर इसलिए महत्वपूर्ण है कि आज हम लोग देखते हैं कि हमारे देश में एक इस प्रकार का एक वर्ग तैयार हुआ है जो देश की संवैधानिक संस्थाओं को क्वेश्चन करता है, और केवल उनके हित में बात नहीं हुई तो क्वेश्चन करता है। अगर कोई न्यायालय मेरे हित में फैसला दे दे तो न्यायालय निष्पक्ष हो जाता है, और मेरे खिलाफ फैसला दे दे तो न्यायालय सरकारी हो जाता है। इस प्रकार का माहौल जब कुछ लोग तैयार कर रहे हैं, ऐसे समय मैं ऐसा मानता हूं कि यह जो एक बहुत बड़ी वास्तविकता, किस प्रकार से जुडिशियरी एज एन इंस्टीट्यूशन मोदी जी ने उस पर का विश्वास बढ़े और सरकार उसमें दखल न करे, इस बात को कैसे अधोरेखित किया यह तो सामने लाया ही है। लेकिन उसमें एक बात उन्होंने कही है जो मुझे ऐसा लगता है कि उनके भीतर का जो पत्रकार है वो सेंस कर रहा है, और उसमें उन्होंने कहा है कि हम लोगों ने बड़े जुडिशियल रिफॉर्म्स की राह देखनी चाहिए। तो वो अपेक्षा करते हैं कि आने वाले दिनों में जुडिशियरी को और निष्पक्ष बनाने के लिए और अकाउंटेबल बनाने के लिए कुछ जुडिशियल रिफॉर्म्स आएंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से जब उनके जैसा एक बहुत अनुभवी पत्रकार और लेखक इस बात को कहता है तो हम लोगों ने भी उसके लिए तैयार रहना चाहिए। भारत के अर्थव्यवस्था के अलग अलग जो अंग है उस पर भी बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने सारी बात कही है। विशेष रूप से हमने जो पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया, जो आज दुनिया का सबसे अच्छा पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें हमने कई डेवलप्ड इकोनॉमीज को एक प्रकार से पीछे छोड़ दिया, वो सारी चीजें मैं ऐसा मानता हूं कि भारत को डिफाइन करती है। आज जो भारत ने मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से एक दुनिया में ताकत के रूप में अपना स्वरूप दिखाया है, उसमें एक और भारत एक आर्थिक मजबूत देश के रूप में सामने आ रहा है। लगातार अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, अर्थव्यवस्था की तेजी घट नहीं रही है, और ऐसे समय जिस प्रकार से डिसरप्शंस मोदी जी ने लाए, जिसका उल्लेख इसमें किया गया है, चाहे वो डिमोनेटाइजेशन हो, बहुत क्रिटिसिज्म हुआ, लेकिन अंततः गत्वा लोगों ने माना कि निश्चित रूप से एक ऐसा कदम था जिसने देश में, चाहे वो डिमोनेटाइजेशन हो, चाहे जीएसटी हो या आईटी के रिफॉर्म्स हो, इसने देश में एक ऐसी व्यवस्था को कायम किया कि जो व्यवस्था टैक्स कंप्लायंट व्यवस्था के रूप में तैयार हो रही है। जिस देश में टैक्स की व्यवस्था को हम कैसे चकमा दे पाए, इसी में एक बड़ा पौरुष माना जाता था। उस देश में टैक्स कंप्लायंट इस प्रकार की व्यवस्था को खड़ा करना और एक समाज को खड़ा करना, जो पूरा समाज आज टैक्स कंप्लायंट समाज के रूप में आगे बढ़ रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि ये मोदी जी का एक बहुत बड़ा हमारे देश की परिवर्तनीय व्यवस्था में जो योगदान है, वो हमारे देश के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि इससे देश की गाड़ी एक ऐसी पटरी पर चल रही है जो इरिवर्सिबल है,
जिस प्रकार के मापदंड अब मोदी जी ने तैयार किए हैं, उन मापदंडों से इसके बाद ऊपर ही जाना पड़ेगा, अब नीचे नहीं आ सकते। इस प्रकार की व्यवस्था मोदी जी ने खड़ी की है। और मैं ऐसा मानता हूं कि जब 2047 के विकसित भारत की बात मोदी जी करते हैं, तो इस बात को हमको मानना होगा कि उसकी नींव मोदी जी ने रखी, उसकी इमारत मोदी जी ने तैयार करने का काम शुरू किया, और आगे कोई भी आए तब भी ये इमारत बन के रहेगी। इस प्रकार की ऊर्जा हमारी व्यवस्था में तैयार करने का काम मोदी जी ने किया है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि उनका कार्य, जिस प्रकार से कहा गया है कि एक शतक में इस प्रकार का कार्य कोई करता है, उस प्रकार का कार्य उन्होंने करके दिखाया है। भारत ने जिस प्रकार से आज रक्षा के क्षेत्र में कार्य किया है, उसको भी हमारे सामने लाने का काम यहां पर किया गया है। और मैं ऐसा मानता हूं कि एक आपके सामने लेखक महोदय, सबसे कठिन बात यह थी कि 234-235 पन्नों में आपको हर चीज कैप्चर करनी थी। लेकिन मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, मैंने जितनी किताब देखी, जितना मैं पढ़ पाया, उसमें मैं कह सकता हूं कि मोदी जी के जीवन में उनका जीवन और उनका कार्य इतने कम शब्दों में और इतनी सटीकता के साथ कैप्चर करना, यह बहुत कठिन काम था जो आपने करके दिखाया। इसलिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मेरा यह विश्वास है कि ये जो भारत की विकास की गाथा है, इसको अब कोई रोक नहीं सकता। देखिए, एक जो विचारक होता है वो डाइवर्सिटी में यूनिटी कैसे तैयार करता है। भारत में हमको बहुत गर्व है हमारे डाइवर्सिटी पर, लेकिन इस डाइवर्सिटी में भी हम लोगों को यूनिटी कैसे तैयार करना है। तो मोदी जी ने कहा कि मैं समाज में 4 ही वर्ग देखता हूं, यानी जाति की बात नहीं, धर्म की बात नहीं, भाषा की बात नहीं। उन्होंने कहा मुझे 4 ही वर्ग पता है। वो 4 वर्ग कौन है? गरीब, किसान, युवा और महिला। इन 4 वर्गों को अगर हम लोग एस्पिरेशनल इंडिया और विकसित भारत, ये दोनों के जो महत्वपूर्ण अंग है, इन अंगों को हम देखें तो इन 4 घटकों के ऊपर अगर भारत काम करेगा तो भारत विकसित भी होगा। और भारत में जिस समता का विचार भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जी ने हमारे संविधान के माध्यम से लाया कि नॉट फॉर हैंडफुल फ्यू बट फॉर एवरीवन, इस प्रकार की जो विचारधारा है, उस विचारधारा को भारत प्रतिपादित कर पाएगा। और मुझे लगता है ये जो 4 वर्ग केवल भारत में मोदी जी देखते हैं, यही भारत को संगठित रखने का एक बहुत बड़ा मंत्र मोदी जी ने भारत को दिया है। मैं आज के इस मौके पर बरजेश देसाई जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और अपेक्षा व्यक्त करता हूं कि इस किताब का हिंदी वर्जन, इस किताब का मराठी वर्जन या अलग अलग भाषाओं में भी आने वाले दिनों में आप निश्चित रूप से लाएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम इसे पहुंचा पाए। और इस देश में मोदी जी ने जिस प्रकार का कार्य किया है, उससे इंस्पिरेशन लेकर हमारे आने वाली पीढ़ियां भी इस देश के लिए, हमारे समाज के लिए कार्य करने की प्रेरणा पाए, ऐसा विश्वास व्यक्त करता हूं और अपने शब्दों को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आपके विचार प्रवर्तक वक्तव्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं सर। महाराष्ट्र के माननीय राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी के शुभ कर कमलों से पुस्तक का विमोचन होना ये बड़े सौभाग्य की बात है। आपकी गरिमामयी उपस्थिति में कार्यक्रम संपन्न हो रहा है, ये भी बड़े सौभाग्य की बात है। मैं माननीय राज्यपाल महोदय से आग्रह करती हूं कि आप सभी उपस्थितों को संबोधित